डेविड यांग ने अपना हाथ हिलाया। उनके चेहरे पर एक दयालु मुस्कान थी। हमें अभी भी युवाओं को कुछ अवसर देने चाहिए। चलिए पहले इस बार उनकी प्रतिभा देखते हैं। तब तक एंजेला मुझे लेकर रिसेप्शन रूम में पहुंच चुकी थी। जैसे ही मैंने रिसेप्शन रूम में प्रवेश किया, मुझे महसूस हुआ कि कमरे में मौजूद सभी लोगों की नजरें मेरी ओर मुड़ गई थीं। उनकी आंखों में तरह तरह के भाव थे, संदेह, आश्चर्य, तिरस्कार और बारीकी से जांच, स्क्रूटनी। मैं सहजता से मेहमानों वाली कुर्सी पर बैठ गया। ठीक है, मुख्य पात्र यहां है, तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टर रिवर्स, सही कहा ना? हमने आपकी आवश्यकताओं पर पहले ही चर्चा कर ली है। सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, ठीक है। हम टॉप टियर रिसोर्सेज भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन एक फ्लेक्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो हम वास्तव में नहीं दे सकते। कोई भी उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करता है। आप समझ रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है ना? मैंने सिर हिलाया। मैं स्वाभाविक रूप से समझता हूं, लेकिन सहयोग के लिए बातचीत, निगोशिएशन की आवश्यकता होती है। बिना बातचीत किए हमें कैसे पता चलेगा कि सीमाएं क्या हैं? मैं समझता हूं। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने सालों का होगा? डेविड यांग जोर से हंसे और सीधे मेरी आंखों में देखा। 5 साल। हम उन्हें टॉप टियर रिसोर्सेज के साथ ट्रेन करेंगे और वो जो भी गाना रिलीज करना चाहें कर सकेंगी। वो जिन भी गतिविधियों में भाग लेना चाहें, हम उन पर कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का होना चाहिए। कंपनी के सभी टॉप टियर कलाकारों के लिए यही स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट है। मैंने अपनी भौहें थोड़ी सिकोड़ी। उनकी नजरों से जरा भी डरे बिना मैंने पलटकर देखा। 5 साल बहुत लंबा समय है। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। आपके संसाधन और मेरी प्रतिभा 1 साल के भीतर वो निश्चित रूप से एक टॉप टियर स्टार बन जाएंगी, शायद 1 साल से भी कम समय में। इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा 2 साल के लिए सहमत हो सकता हूं। 1 साल के भीतर आपकी कंपनी को पर्याप्त लाभ पहुंचाना ही काफी है। इन 2 वर्षों में आपको सेरेना के गानों की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा मैं स्टारलाइट के लिए मुफ्त में संगीत लिख सकता हूं, हालांकि सीमित मात्रा में। बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है, 1 साल में टॉप टियर स्टार बनना। क्या तुम सपना देख रहे हो? मेरी बात खत्म होते ही मैंने एक कम बाल वाले आदमी को उपहास करते देखा। वह मुझे तिरस्कार से देख रहा था। मैंने बस उसे एक नजर देखा। इस तरह के व्यक्ति के मुंह लगना बेकार था। असली काबिलियत से उसके चेहरे पर तमाचा जड़ना ही काफी होगा। ज्यादा बोलना व्यर्थ था। डेविड यांग ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। उनकी उंगलियां मेज पर धीरे धीरे थपक रही थीं और उनके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। नौजवानों में आत्मविश्वास होना अच्छी बात है। 2 साल असंभव नहीं है, लेकिन सब कुछ तुम्हारी वास्तविक क्षमताओं पर निर्भर करता है। तुम्हें इस बार यहां बुलाने का मकसद आंशिक रूप से सहयोग पर चर्चा करना है, और आंशिक रूप से इसलिए क्योंकि हार्मनी रिकॉर्ड्स ने हाल ही में एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें हर कंपनी को भाग लेना जरूरी है, लेकिन केवल एक ही गाना चुना जाएगा। मैं इसे जीतना चाहता हूं। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम्हारे पास वो काबिलियत है। मैंने धीरे से सिर हिलाया। क्या मैं वैसे भी इसी अभियान के लिए यहां नहीं था? अच्छा है, आत्मविश्वासी और साहसी। मुझे ये पसंद आया। अभियान के विशिष्ट विवरणों के बारे में डिप्टी डायरेक्टर यांग तुम्हें ब्रीफ करेंगी। फिर मुझे तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार रहेगा। जैसे ही तुम्हारा गाना मंजूर हो जाता है, हम तुरंत कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। सब कुछ तय हो चुका था। मैं रिसेप्शन रूम से बाहर निकला और 16वीं मंजिल पर एंजेला के ऑफिस चला गया। एंजेला कुछ हद तक भावुक थीं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनके पिता ऐसी अनुचित शर्तों पर सहमत हो जाएंगे। हालांकि ये अभियान वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण था। जब एंजेला ने मेरी ओर देखा तो उनके हाव भाव थोड़े पेचीदा थे। वो चाहती थीं कि मैं एक ही बार में बड़ा धमाका कर दूं। इसका मतलब होगा कि उनका फैसला सही था। फिर कंपनी में चल रही गॉसिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इसे देखो, ये इस अभियान के विवरण हैं। तुम्हारे पास रचना कंपोज करने के लिए केवल 3 दिन है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें वो मिलेगा जो तुम चाहते हो। मुझे ये भी उम्मीद है कि हम सफलतापूर्वक साथ काम कर पाएंगे। मैंने फोल्डर खोला। मेरी आंखों के सामने एक बड़ी हेडलाइन उभरी, द ऑर्डिनरी हीरो, साधारण नायक। इन बड़े शब्दों को देखकर मेरा चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मैंने आगे पढ़ना जारी रखा। नायक साधारण होते हैं, लेकिन असाधारण भी। उनके पास देवताओं जैसी शक्तियां नहीं होती, लेकिन वे काम करते हैं जो देवता भी नहीं कर सकते। ऑफिस बहुत शांत था। सिर्फ पन्ने पलटने की आवाज। दस्तावेजों को पलटते हुए मेरी आवाज सुनी जा सकती थी। मेरा चेहरा ट्रांसमाइग्रेटिंग के बाद से सबसे ज्यादा गंभीर था। मैंने पन्ने पलटे। नीचे कई तस्वीरें थीं। पहली तस्वीर डॉक्टरों और नर्सों के एक समूह की थी, जिन्होंने आधी रात की मध्यम रोशनी में सुरक्षात्मक गियर, प्रोटेक्टिव गियर पहन रखे थे। उनके पास ऑपरेशन रूम के बाहर थकान से गिरने से पहले अपने गाउन उतारने तक का समय नहीं था। दूसरी तस्वीर 3 फायर फाइटरों की थी। वे कालिक से ढके हुए थे। उनके पीछे एक बुझाई जा चुकी आग थी।
सबसे आगे खड़ा फायरफाइटर चेहरे पर राख होने के बावजूद एक शानदार मुस्कान बिखेर रहा था, क्योंकि उसकी गोद में एक नन्हा बच्चा था जो अभी भी डायपर में था। तीसरी तस्वीर कुछ अधिकारियों की थी जिनकी केवल पीठ दिखाई दे रही थी। आप उनके चेहरे नहीं देख सकते थे, केवल उनकी वर्दी के पीछे लिखे शब्द देख सकते थे, एंटी ड्रग यूनिट, और उनके सामने शातिर अपराधियों का एक गिरोह था। चौथी तस्वीर एक ढहने वाले क्लासरूम की थी। 2 शिक्षक दरवाजे की ओर भागते हुए छात्रों की रक्षा कर रहे थे, जबकि एक अन्य शिक्षक अपने पीछे किसी बाहरी व्यक्ति को बच्चा थमा रही थी। वहां कोई नहीं बचा था, वो आखिरी थी। ऐसी ही कई और तस्वीरें थीं। मैंने हर एक को ध्यान से देखा। मेरा दिल थोड़ा कांप उठा। मुझे अचानक महसूस हुआ कि अगर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट मेरी शर्तों पर सहमत नहीं भी होता, तब भी मैं ये गाना जरूर लिखता। ये मेरा सम्मान था, जिसका मुनाफे से कोई लेना देना नहीं था, न ही इसमें हार जीत का कोई हिसाब था। एंजेला ने ऑफिस की खामोशी तोड़ी। भावुक कर देने वाला है ना? सच कहूं तो अगर मुझमें काबिलियत होती तो भले ही मुझे अपनी जेब से पैसे देने पड़ते, मैं उन्हें समर्पित करने के लिए एक बहुत अच्छा गाना लिखना चाहती। अफसोस कि मैं नहीं कर सकती। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट के इतना बड़ा होने के बावजूद यहां एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संतोषजनक काम कर सके। तो क्या तुम कर सकते हो? तुम्हारे पास केवल 3 दिन हैं। 3 दिनों में हार्मनी रिकॉर्ड्स यह चयन प्रक्रिया समाप्त कर देगा। मैंने सिर हिलाया। एक इंसान के तौर पर मैं भला प्रभावित कैसे नहीं होता। चिंता मत करो, ये मुझ पर छोड़ दो। ये कहने के बाद मैंने दस्तावेज एक तरफ रख दिए। तो ऐसा करते हैं, आप मेरे लिए कुछ संगीत पत्र, शीट म्यूजिक पेपर तैयार कर दें। मैं होटल वापस जाऊंगा और आराम से इस पर काम करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूं। एंजेला ने भी संकोच नहीं किया। वो जानती थी कि 3 दिनों में एक अच्छा गाना तैयार करना बहुत मुश्किल है। समय बहुत कम था। उसने और कुछ नहीं कहा, खड़ी हुई और मेरे साथ नीचे तक गई। उस शाम मैंने टेबल पर संगीत पत्र फैलाए, पेन पकड़ा और शांति से सोचने लगा। दस्तावेजों की समीक्षा करने के बाद 2 गाने पहले ही दिमाग में आ गए थे। दोनों ही इस थीम के लिए बहुत उपयुक्त थे। एक था द नेमलेस वंस और दूसरा था जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी। मैंने काफी देर तक सोचा और फिर जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी को चुना। मेरी पुरानी दुनिया में ये डाइंग टू सर्वाइव का थीम सॉन्ग था, जिसे बाद में प्रमुख नेटवर्क द्वारा अपनाया गया था। महामारी राहत के गान एंथम के रूप में ये इस थीम के लिए एकदम सही था। मैंने अपना पेन उठाया और स्कोर लिखा। हर नोट कागज पर उभरने लगा। स्कोर पूरा करने के बाद मैं संतोष के साथ बिस्तर पर लेट गया। मैं अचानक इस गाने को देखकर उनके चेहरे के भावों को देखने के लिए उत्सुक हो गया। अगले दिन एक साधारण नाश्ते के बाद एंजेला को बिना बताए मैं अकेला ही टैक्सी लेकर स्टारलाइट एंटरटेनमेंट पहुंच गया। एंजेला अभी भी अपने ऑफिस में काम में व्यस्त थीं। जब उन्होंने अचानक मुझे वहां देखा तो वो बहुत हैरान रह गईं। तुम्हारे पास यहां आने का समय है? केवल 3 दिन बचे हैं दोस्त। जल्दी जाओ और गाने पर काम करो। मैंने उनकी ओर देखकर मुस्कुराहट दी। मैंने काम पूरा कर लिया है। एंजेला के हैरान चेहरे के सामने मैंने उन्हें संगीत पत्र, शीट म्यूजिक पेपर थमा दिया। इसे देखिए, मुझे लगता है कि ये काम कर जाना चाहिए। एंजेला मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कोई अजूबा हूं। ये तेज तर्रार प्रोफेशनल महिला शायद ही कभी अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खोती थी। क्या तुम मजाक कर रहे हो? एक रात में तुम किस तरह का अच्छा गाना लिख सकते हो? कहीं उसने बस जल्दबाजी में तो इसे पूरा नहीं कर दिया? एंजेला ने संगीत पत्र लेते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। कल उन्हें लगा था कि ये युवक प्रभावशाली रूप से शांत है, और आज वो उन्हें चौंकाने आ गया था। उन्हें देखना ही था कि उसने एक रात में क्या लिखा है। एंजेला की नजरें कागज पर टिकीं। जब उन्होंने गाने का शीर्षक देखा, तब तक वो शांत थीं। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने धीरे धीरे बोलों, लिरिक्स को पढ़ा, उनका पूरा वजूद सुन्न पड़ गया। ये किस तरह के दिव्य बोल थे! इसमें हर जगह साधारण होने के बारे में लिखा था, लेकिन हर जगह से असाधारणता झलक रही थी। पूरे गाने में एक बार भी नायक हीरो शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ था, फिर भी हर लाइन नायकों के बारे में थी। इसके बोल थीम पर बिल्कुल सटीक बैठते थे। फिर एंजेला ने उत्सुकता से संगीत म्यूजिक वाले हिस्से को देखा। एक पल बाद उन्होंने अचानक अपनी जलती हुई आंखों से मेरी ओर देखा। क्या तुमने सच में इसे एक रात में लिखा है? मैंने अपनी नाक को छुआ और शांति से कहा, और क्या, इसे बनाने के लिए मैं पूरी रात जागा हूं। तो क्या ये गाना काफी अच्छा है? मैंने जानबूझकर फिर से पूछा, क्योंकि मैं अपने दिल में अच्छी तरह जानता था कि अगर ये गाना काफी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं होगा। एंजेला की आंखें और भी चमकने लगीं। तुम वाकई अद्भुत हो। मेरा चुनाव वास्तव में सही था। क्या तुम इसे मेरे लिए गा सकते हो? मैं सुनना चाहती हूं कि गाने पर यह कैसा लगता है। एक रात एंजेला कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि इसे पूरा करने के लिए कितनी प्रतिभा की आवश्यकता होगी। जरूर। मैंने सिर हिलाया, अपनी भावनाओं को स्थिर करने के लिए एक पल के लिए आंखें बंद कीं और फिर धीरे से गाना शुरू किया।
शायद आप और मैं साधारण ही पैदा हुए थे। मेरा चेहरा गंभीर था, मेरा अंदाज सम्मानजनक, जैसे धीरे धीरे साधारण लेकिन अविस्मरणीय कहानियां सुना रहा हूं। लंबी रात संक्षिप्त है। हाँ, बिल्कुल यही एहसास था। अब तक एंजेला का दिल थोड़ा कांपने लगा था। दस्तावेजों को देखते समय उनकी जो पहली धारणा बनी थी, ये बिल्कुल वैसा ही था। दिल का दर्द, जीवन पर अचरज, उनके प्रति प्यार और सम्मान, और साथ ही उनके लिए सहानुभूति। अब उन्हें आखिरकार समझ आया कि फर्क गैप क्या था। फर्क ये था कि दूसरे इसे महसूस तो कर सकते थे, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। फिर भी मैं एक ही गाने के माध्यम से इस भावना को पूरी तरह से व्यक्त कर सकता था। सही बात है, इन प्यारे नायकों की वजह से, जो न तो कठिनाई से डरे और न ही खतरे से, जिन्होंने जीवन की लौ जलाई, इस दुनिया में इतने सारे चमत्कार हुए। एंजेला मेरे गायन में खो गई थी। मैंने कोमल स्वर में गाया, मेरी आंखों के कोने थोड़े नम थे, और एंजेला की आंखों से आंसू कब के गिरने लगे थे। उन्हें खुद इसका एहसास नहीं था, वो बस मुझे घूरती रही। इससे पहले उनके दिल में मैं सिर्फ एक प्रतिभाशाली लेकिन अहंकारी इंसान, लेकिन अब उनके दिल में मेरी छवि और भी साफ होती जा रही थी। मेरे पास सिर्फ प्रतिभा ही नहीं थी, बल्कि एक संवेदनशील दिल भी था। गाना खत्म हुआ। एंजेला अभी भी उस गायन में डूबी हुई थी, और तब तक खुद को उससे बाहर नहीं निकाल पाई जब तक कि मैंने धीरे से 2 बार खांसा नहीं। वो आखिरकार होश में आई। क्या ये ठीक है? जैसे ही एंजेला बोलने वाली थी, ऑफिस का दरवाजा अचानक खुल गया। डेविड यांग तालियां बजाते हुए अंदर आए, और उनके पीछे एचआर डायरेक्टर विक्टर जांग थे। विक्टर का चेहरा साफ तौर पर उतरा हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। अभी इतना कम समय बीता था और मैंने वास्तव में एक गाना तैयार कर दिया था, और वो भी इतना बेहतरीन। पापा, आप बिना दस्तक दिए अंदर क्यों आ गए? ये देखकर कि वो कौन थे, एंजेला के हाव भाव थोड़े घबराए हुए से हो गए। उन्होंने चुपके से अपने चेहरे से आंसुओं के निशान पोंछे। डेविड यांग को कोई पछतावा नहीं था। वे अभी भी जोर से हंस रहे थे। बस अपनी लाडली बेटी की ओर उनकी नजर थोड़ी अजीब थी। कितने समय बाद उन्होंने अपनी बेटी को इतना भावुक, गर्लिश देखा था। अगर मैं नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि युवा मित्र रिवर्स ने इतना शानदार गाना बनाया है? ठीक है, मैं मजबूर था। मिस्टर रिवर्स से अब युवा मित्र रिवर्स तक का सफर। वाकई, बिजनेस करने वाले लोग आखिर बिजनेस वाले ही होते हैं। जो लाभ लेकर आए वही परिवार है। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। जब तक चेयरमैन यांग संतुष्ट हैं। संतुष्ट? बहुत संतुष्ट। युवा मित्र रिवर्स, अब हमारे पास गाना है। जैसे ही हार्मनी रिकॉर्ड्स द्वारा ये गाना चुन लिया जाता है, हम तुरंत सेरेना के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। फिलहाल मुझे आपके साथ एक सहयोग समझौते, कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने दें, ताकि आपका मन भी शांत रहे। डेविड यांग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। साथ ही उनकी कार्यक्षमता बहुत तेज थी। इस मामले को सीधे अंतिम रूप देते हुए मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मुझे पता था कि अब यह मामला लगभग 80 से 90% पक्का हो चुका है। सबने मौके पर ही सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। साइन करने के बाद मैंने डेविड यांग से विदा ली। यह देखकर कि मैं जाने वाला हूं, एंजेला ने अचानक कहा, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती हूं। अभी कुछ देर पहले तक वो मेरी ओर देखने से बच रही थीं। पहले वो किसी फैन गर्ल की तरह उन्हें मुझे घूर रही थीं। उनके जैसी प्रोफेशनल महिला के लिए ये वाकई शर्मनाक था। लेकिन अब जब मैं जाने वाला था तो उन्हें अचानक थोड़ी हिचकिचाहट, रिलक्टेंस महसूस हुई। अंजी, क्या पापा को याद नहीं है कि तुम्हें अभी काम खत्म करना है? युवा रिवर्स कोई बच्चा नहीं है। उसे तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है? इससे पहले कि मैं मुड़कर कुछ बोल पाता, हमारे सामने खड़े डेविड यांग पहले ही बोल पड़े। ये देखकर मैंने एंजेला की ओर एक आभार भरी मुस्कान दी। डिप्टी डायरेक्टर यांग, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। मैं खुद टैक्सी लेकर वापस जा सकता हूं। ये कहने के बाद मैं मुड़ा और ऑफिस से बाहर निकल गया। जहां तक ऑफिस में मौजूद एंजेला की बात है, इस समय वो एक गुस्सैल छोटी बिल्ली की तरह थी, जिनके बाल अचानक खड़े हो गए हों। पापा, आपको क्या हुआ है? वो आदमी अभी आपके लिए एक गाना लेकर आया और आपने तुरंत उसे बाहर कर दिया। क्या आपके जैसा कोई और है? डेविड यांग ने अपनी बेटी की हालत देखी, लेकिन गुस्सा नहीं हुए। उन्होंने बस सोच समझकर कहा, अंजी, तुम अब छोटी नहीं रही। तुम्हें एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। वो युवा रिवर्स लड़का काफी अच्छा है, लेकिन भूलना मत वो पहले से ही शादीशुदा है। इसके अलावा जहां तक मुझे पता है, उनकी एक बेटी भी है। एंजेला अचानक खामोश हो गई। एक पल के बाद उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है। मैं उन्हें बाहर तक छोड़ने सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि वो मेरे बुलाए हुए मेहमान हैं। बस इतना ही। वो प्रोफेशनल महिला वापस अपने उसी बेरुखी वाले अंदाज में लौट आई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक तुम्हें पता है तब तक सब ठीक है। पापा को अचानक याद आया, उन्हें भी कुछ काम निपटाना है। मैं चलता हूं, मैं चलता हूं। डेविड यांग जल्दी में चले गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे से बाहर कदम रखा, उन्होंने अचानक अपना सिर फिर से अंदर घुसाया। मैं गंभीर हूं बेटा। तुम 26 साल की हो गई हो।
तुम्हें वाकई एक बॉयफ्रेंड ढूंढ लेना चाहिए। दूसरी ओर मैं होटल लौट आया और सादगी से अपना सामान पैक करके घर जाने की तैयारी करने लगा। इससे पहले कि मैं फ्लाइट चुन पाता, एंजेला का फोन आ गया। हेलो मिस्टर रिवर्स, मुझे वाकई बहुत खेद है। मेरे पिता का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। मैं उनकी ओर से आपसे माफी मांगती हूं। मैं थोड़ा हैरान था। मैंने इस बात को बिल्कुल भी दिल पर नहीं लिया था। इसके अलावा डेविड यांग ने अपनी बात बहुत ही सलीके से कही थी। एक पूंजीपति दिग्गज, कैपिटलिस्ट टाइकून के तौर पर उन्होंने मुझे पहले ही काफी सम्मान दिया था। रही बात मुझे शालीनता से विदा करने के इरादे की, तो बेशक वो था, लेकिन ये एक निष्पक्ष सौदा था। पूंजीवादी बाजार में हर तरह के लोगों से निपटने के बाद मैं ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था। अरे कोई बात नहीं, ये ठीक है। मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। आप इस बारे में चिंता मत कीजिए। मेरी बात सुनकर एंजेला की आवाज भी थोड़ी कोमल हो गई। जब तक आपको बुरा नहीं लगा तब तक अच्छा है। ओह, सही कहा। क्या आप होटल वापस जा रहे हैं? हाँ, मैं पहले से ही कार में हूं। मेरा प्लान होटल जाकर पैकिंग करने और फिर रिवरसाइड सिटी वापस जाने का है, मैंने कहा। फोन की दूसरी तरफ एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर एंजेला की आवाज दोबारा आई। मिस्टर रिवर्स, बात यह है, बेहतर होगा कि आप 2 दिन और इंतजार करें। अगर आपका गाना चुन लिया जाता है तो हारमोनी रिकॉर्ड्स को शायद अभी भी आपकी सहायता की जरूरत होगी। आखिरकार बोल और संगीत दोनों आपके द्वारा बनाए गए हैं। आप इस गाने को सबसे बेहतर समझते हैं। घर जाने की मेरी योजना धरी की धरी रह गई। मेरा दिल अचानक खाली सा महसूस करने लगा। हालांकि उन्होंने जो कहा वो गलत नहीं था। अगर पोस्ट प्रोडक्शन में अभी भी कुछ चीजें संभालनी बाकी थीं, तो 2 शहरों के बीच बार बार उड़ान भरना भी सही नहीं होता। ठीक है, मैं समझता हूं, फिर मैं कुछ दिन और रुकूंगा। एंजेला से बात खत्म करने के बाद मैंने बेमन से अपना फोन नीचे रख दिया। मुझे घर पर अपनी नन्ही बच्ची की याद आ रही थी। लिली के बारे में सोचते ही मुझे पता भी नहीं चला कि कब मेरे चेहरे पर अचानक एक मुस्कान आ गई। 2 दिन तेजी से गुजर गए। इस दौरान मेरी और एंजेला की फोन पर कुछ बार बात हुई। हमारे बीच का रिश्ता पहले जैसा औपचारिक नहीं रहा था। कम से कम अब एंजेला हर वाक्य में मिस्टर नहीं कहती थी। उसे सुनकर मुझे वाकई अजीब लगता था। मैं साफ तौर पर एक युवा था जिसे ऐसे बुलाया जा रहा था जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूं। इन 2 दिनों के दौरान मैं अभी भी सुबह जल्दी उठकर जॉगिंग करता था। सब कुछ शांतिपूर्ण और सामान्य लग रहा था। हारमोनी रिकॉर्ड्स की ओर से अभी भी कोई खबर नहीं थी। मैं बस धैर्यपूर्वक इंतजार ही कर सकता था। तीसरे दिन की शाम को मुझे एक ऐसा फोन आया जो जाना पहचाना भी था और अनजाना भी। हेलो, क्या ये पुराने रिवर्स हैं? मैं हूं डेरेक चेन। डेरेक चेन? मुझे इस कॉल की उम्मीद नहीं थी। मैंने जल्दी से पिछले मालिक की यादों को खंगाला। एक पल बाद मुझे आखिरकार याद आया। यह पिछले मालिक का कॉलेज का सबसे अच्छा दोस्त था। तुम पागल कमीने, बड़े दिनों बाद याद किया। ये सोचकर कि कॉलेज के दौरान वे दोनों कैसे एक दूसरे के साए की तरह रहते थे, मैं मुस्कुराया और पूछने के लिए अपना मुंह खोला। इस दुनिया में अभी भी मेरा कोई दोस्त नहीं था। पिछले मालिक की यादों में उसके चरित्र और व्यक्तित्व के बारे में सोचकर मेरी मुस्कान और चौड़ी हो गई। एक सच्चा दोस्त होना काफी अच्छा लग रहा था। ओल्ड रिवर्स, शादी के बाद से तुम्हारे साथ क्या चल रहा है? न कॉल उठाते हो, न मैसेज का जवाब देते हो, अब अपने भाई को नीचा दिखा रहे हो। डेरेक की उलाहना भरी आवाज दूसरी तरफ से आई, लेकिन उसमें चिंता का स्वर छिपा था जिससे मुझे अपनापन महसूस हुआ। अरे, मैं पहले ठीक नहीं था। तुम बड़े दिल वाले इंसान हो जो छोटों की बातों का बुरा नहीं मानते। मुझे इस बार माफ कर दो। अगली बार जब हम मिलेंगे तो मैं माफी के तौर पर तुम्हें डिनर पर ले जाऊंगा। ठीक है, मुझे खेद है। ये कहने के बाद मैंने अपने मन में पिछले मालिक को फिर से कोसा। वो चीज जिसे दोस्त और दुश्मन के बीच का फर्क नहीं पता था, मुझे इस तरह शर्मिंदा कर रही थी। डेरेक की आवाज बहुत उत्साहित थी। तुमने कह दिया तो बस, अगली बार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा भाई रिवरसाइड सिटी में ही है। ये सुनकर मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर जवाब दिया। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ट्रीट नहीं देना चाहता। मैं अभी रिवरसाइड सिटी में नहीं हूं। मैं काम के सिलसिले में मेट्रो सिटी आया हूं। वापस जाने में कुछ दिन और लगेंगे। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि डेरेक रिवरसाइड सिटी आया होगा और हम एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे। तुम मेट्रो सिटी क्यों गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वहीं रुको, मैं अभी मेट्रो सिटी के लिए फ्लाइट ले रहा हूं। तुम इस दावत से नहीं बच सकते। मैंने घर से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया है। मैं कुछ बड़ा करने वाला हूं। ऐसी अच्छी खबर तुम्हारे साथ बांटनी ही होगी। ठीक है, मैं मेट्रो सिटी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। कहीं नहीं जा रहा। मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर पता भेज दूंगा। मैं अभी भी तुम्हें खाना खिलाने की हैसियत रखता हूं, मैंने कहा और मैंने सहर्ष उत्तर दिया। मैं भी इस करीबी दोस्त से मिलना चाहता था जिसे बरसों से नहीं देखा था। उस शाम होटल के सामने एक टैक्सी रुकी। कार से 2 लोग उतरे। एक लड़का था जिसकी लंबाई लगभग 5-7 थी,
थोड़ा गोल मटोल, उसका चेहरा उत्साह से भरा था। बाहर निकलते ही उसने होटल के अंदर देखा। दूसरी एक लड़की थी जो एनिमे स्टाइल के कपड़े पहने हुई थी, छोटी और प्यारी। वह कार से उतरते समय थोड़ी नाखुश लग रही थी और उस गोल मटोल लड़के के पीछे पीछे चल रही थी। जब इस लड़के और मैंने एक दूसरे को देखा तो हम दोनों एक पल के लिए ठिठक गए, फिर साथ में मुस्कुरा उठे। ओल्ड रिवर्स, तुम पागल कमीने। मेरे सामने वो गोल मटोल लड़का डेरेक चेन था। डेरेक जल्दी से आगे बढ़ा। तुम जरा भी नहीं बदले, असल में तुम और भी हैंडसम हो गए हो। मैंने तो लगभग तुम्हें पहचाना ही नहीं। मैंने उसे देखकर मुस्कुराहट दी। हा, तुम मोटे हो गए हो। मुझे याद है, पहले तुम्हारा शरीर बहुत बढ़िया था। जहां मसल्स होने चाहिए थे वहां मसल्स थे। तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया? हा, क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि घर पर एक माँ है जिसे लगता है कि मैं बहुत दुबला हूं और मुझे खिला खिलाकर ऐसा बना दिया है। अब तो मैं दरवाजे से भी मुश्किल से निकल पाता हूं। डेरेक ने मजाक किया। ये हुई ना बात। डेरेक आगे बढ़ा और मेरे कंधे पर हाथ रखा, फिर मुड़कर उस एनीमे वाली लड़की की ओर इशारा किया और बोला, मिलो, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रूबीन विन। मैंने रूबी पर एक नजर डाली, अपनी कोहनी से डेरेक की कमर में धीरे से मारा और फुसफुसाकर कहा, बुरा नहीं है ओ पागल कमीने, तेरी गर्लफ्रेंड काफी प्यारी है। इतना कहकर मैंने रूबी का अभिवादन करते हुए सिर हिलाया। नमस्ते, मैं डेरेक का सबसे अच्छा दोस्त हूँ। नमस्ते, मैंने डेरेक से आपके बारे में हमेशा सुना है। उम्मीद नहीं थी कि आप असलियत में इतने हैंडसम होंगे। जब रूबी ने मुझे देखा तो उसकी आंखों में साफ तौर पर एक चमक आ गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और मुस्कुराकर जवाब दिया, होगा ही, आखिर दोस्त किसका है। डेरेक ने अपने चेहरे पर एक घमंडी मुस्कान के साथ बात जारी रखी, जिसके बदले में रूबी ने अपनी आंखें घुमा दी। ये तुम्हारी वजह से नहीं है। तुम इतना गर्व क्यों कर रहे हो? हा, मैं और मेरा यार एक ही तो हैं। चलो चलो, मैं इतनी दूर सिर्फ तुम्हारे साथ घूमने के लिए उड़कर आया हूं। आज तुम बच नहीं सकते। डेरेक ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और हम चलने लगे। आज जो भी होगा तुम्हारी पसंद का होगा। जो मांगना है मांग लो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। अंत में डेरेक को सड़क किनारे एक साधारण बारबेक्यू स्टॉल मिला और उसने मुझे वहीं बैठने के लिए खींच लिया। मैं मन ही मन हंसा। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहा था कि जो मांगना है मांग लो, लेकिन फिर भी कंजूसी दिखा रहा था। हम तीनों बैठ गए। डेरेक ने जोर से आवाज लगाई, बॉस, हमारे लिए कुछ सीख कबाब स्क्यूअर्स ले आओ। मैंने गौर किया कि रूबी थोड़ी नाखुश लग रही थी। डेरेक अपनी धुन में मस्त था और उसने इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ये देखकर मैंने डेरेक का कंधा थपथपाया और जानबूझकर कहा, ओ पागल कमीने, कहीं और चलें क्या? तू तो बड़ी बड़ी पार्टी देने की बात कर रहा था, यहाँ कितना ही खर्च कर पाएगा? अचानक डेरेक ने मुझे तिरछी नजर से देखा। क्या स्ट्रीट बारबेक्यू को नीचा दिखा रहे हो? क्या हम कॉलेज में यहाँ हमेशा नहीं आते थे? बस यहीं बैठो। आज हम तब तक खाएंगे जब तक कि थक न जाएं। चलिए, मेरी अच्छी नीयत बेकार गई। ये बंदा अभी भी पहले जैसा ही सीधा और देसी था। मैं कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, यही सही। तुम्हारी मर्जी, लेकिन शराब नहीं। मैंने पीना छोड़ दिया है। डेरेक ने थोड़ी भौहें सिकोड़ी। उसे मेरी बात समझ नहीं आई। पहले स्ट्रीट बारबेक्यू को नीचा दिखाना और अब पीना छोड़ देना। मैंने जल्दी से उसका कंधा थपथपाया और समझाया, भाई, सच में छोड़ दी है। पहले शराब की वजह से बहुत सी गलतियां की। अब मैं बदल गया हूं और नहीं पीता। मेरे ईमानदार लहजे को देखकर डेरेक ने बात छोड़ दी और थोड़े अफसोस के साथ कहा, ठीक है, छोड़ना भी अच्छा है। बहुत ज्यादा पीना चीजें बर्बाद कर देता है। तो आज हम बस पेट भर खाना खाएंगे। ओह, सही कहा। मेरी सुपरस्टार भाभी कहाँ हैं? क्या वो तुम्हारे साथ मेट्रो सिटी नहीं आई? मैंने सिर हिलाया। नहीं, मैं यहाँ कुछ काम से आया हूँ। वो घर पर बच्चे को संभाल रही हैं। और तुम्हारा क्या? तुम्हारे परिवार ने तुम्हें बाहर कैसे आने दिया? इस विषय पर डेरेक साफ तौर पर गर्व से भरा था। उसने रहस्यमयी अंदाज में मेरे करीब झुककर बताया, बेशक बाहर निकलने के लिए 100% मेहनत लगी। क्या मैं घर वापस उनके छोटे से सुपरमार्केट का उत्तराधिकारी बनने नहीं गया था? हाँ, वापस जाने के कुछ ही समय बाद मुझे पता चला कि वो कोई छोटा मोटा सुपरमार्केट नहीं है। वो एक राष्ट्रव्यापी सुपरमार्केट चेन है। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? मेरे परिवार ने मुझसे इतने लंबे समय तक ये छिपाकर रखा। अंत में जाकर मुझे पता चला कि मैं तो असल में एक अमीर वारिस, रिच एयर हूं। मेरा चेहरा हैरानी से भर गया। कॉलेज के दिनों में ये बंदा मुझ पर खूब हाथ साफ करता था, मुफ्तखोरी करता था। किसे पता था कि ये पलटकर अब इतना बड़ा अमीर वारिस बन जाएगा। मैं बस इतना ही कह सका कि उसके परिवार को खेल खेलना अच्छी तरह आता है। मैंने उसे थम्स अप दिया। तुम कमाल हो। अब जब तुम्हें पता चल गया है कि तुम एक अमीर वारिस हो, तो तुम घर पर रहकर आराम की जिंदगी क्यों नहीं जी रहे? बाहर क्यों निकले? तुम्हारा भाई यहाँ आदर्शों और महत्वाकांक्षाओं वाला आदमी है। मैं एक परजीवी पैरासाइट कैसे हो सकता हूँ?
मुझे घर वालों को बहुत मक्खन लगाना पड़ा, तब जाकर उन्होंने मुझे बाहर आने दिया। डेरेक का चेहरा झुंझलाहट से भरा था। ठीक है, ठीक है। बहुत ही वैचारिक रूप से प्रबुद्ध, एनलाइटेंड विचार हैं। इसी पल बारबेक्यू परोसा गया। हम तीनों खाने लगे और बातें करने लगे। ठीक है, ओल्ड रिवर्स, तुम अब क्या कर रहे हो? मेरे साथ काम करने के बारे में क्या ख्याल है? मैंने जल्दी से सिर हिलाकर मना कर दिया। मेरा कोई सपना नहीं है। मैं बस एक सॉल्टेड फिश, आलसी इंसान बनकर रहना चाहता हूं। छोड़ो, मैं और नहीं बोलूंगा। मैं एक फुल टाइम घर पर रहने वाला डैडी, स्टे एट होम डैड बनने की योजना बना रहा हूं। इसके बारे में क्या ख्याल है? ये आदर्श भी काफी नेक है ना? डेरेक दंग रह गया। नेक? बहुत नेक? तुम पल्लू पकड़ू, कैपमैन बनने और अपनी पत्नी के टुकड़ों पर पलने की योजना बना रहे हो? हे, मेरा गला रुंध गया और मुझे जोर से कई बार खांसी आई। किसने कहा कि घर पर रहने वाले डैडी होने का मतलब दूसरों पर पलना है? रुको, क्या वाकई टुकड़ों पर पलना? सेरेना के मामले में ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा था। मैं सोच में पड़ गया। डेरेक ने देखा कि मैं बोल नहीं रहा था और वो और भी दंग रह गया। तुम सच में दूसरों पर पलने की योजना तो नहीं बना रहे हो, है ना? वैसे तुम्हारे लुक्स इसके लिए काफी उपयुक्त हैं। हाँ? किसने कहा कि फुल टाइम घर पर रहने वाला डैडी बनने का मतलब मुफ्तखोरी है? घर पर होने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसे नहीं कमा सकते। मैंने जिद करते हुए बहस की। डेरेक ने फिर से मेरा कंधा थपथपाया। उसका लहजा अब गंभीर था। मैं गंभीर हूं। मेरे साथ काम करने क्यों नहीं आ जाते? मैं तुम्हें अपने आधे शेयर दे दूंगा। तुम्हें पता है, मेरा सपना एनिमेशन बनाना है, खास तौर पर अमेरिकी एनिमेशन। इसलिए मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बाहर आया और एक पार्टनर ढूंढ लिया। हम एक स्टूडियो खोल रहे हैं। देखो, मेरी गर्लफ्रेंड एक वॉइस एक्ट्रेस है। जब सही समय आएगा तो मैं एक कंपनी शुरू करने की भी योजना बना रहा हूं। तुम भी कम्युनिकेशंस कॉलेज से ग्रेजुएट हो। तुम्हारा मेजर भी फिट बैठता है। तुम्हारा क्या कहना है? ये सुनने के बाद मैंने थोड़ी देर सोचा। मैं बता सकता था कि डेरेक सच में मेरा भला चाहता था। सोचने के बाद मैंने फिर भी सिर हिलाया। तुम पागल कमीने, मैं तुम्हारी सोच की कद्र करता हूं। अगर तुम्हें भविष्य में किसी भी मदद की जरूरत हो तो मुझे बस बता देना, लेकिन साथ काम करने के लिए मैं मना करूंगा। मैं सच में घर पर रहने वाला डैडी बनने की योजना बना रहा हूं। ठीक है, मैं तुम्हें अब और नहीं मनाऊंगा। जब भी तुम आना चाहो तुम्हारा हमेशा स्वागत है। ये देखकर कि मैंने मन बना लिया है, डेरेक ने मुझे मनाना बंद कर दिया। हम दोनों ने ये विषय छोड़ दिया और कॉलेज के अच्छे समय को याद करते हुए बारबेक्यू खाना जारी रखा। ज्यादातर समय डेरेक बोलता था और मैं सुनता था। रूबी बीच बीच में दखल देती थी और डेरेक के बारे में कुछ कहानियां साझा करती थी। भले ही कोई पी नहीं रहा था, फिर भी टेबल पर माहौल काफी जीवंत था। आधी रात होने वाली थी जब हम तीनों वापस चले। रास्ते में डेरेक और मैं बातें कर रहे थे, तभी रूबी के पास किसी का फोन आया। वह थोड़ा किनारे हटकर चली गई। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। न तो डेरेक और न ही मैं सुन पा रहे थे कि वो क्या कह रही थी। इसके बाद कुछ देर बाद उसने फोन रख दिया और हमारे पास आ गई। डेरेक ने सिर घुमाया और उत्सुकता से पूछा, कौन था? विक्टर वांग। स्टूडियो में एक छोटी सी समस्या थी। उसने अपडेट देने के लिए फोन किया था, रूबी ने जवाब दिया। क्या समस्या? डेरेक के चेहरे के भाव थोड़े तनावपूर्ण हो गए। बस कुछ उपकरणों की समस्या थी जो सुलझा ली गई है। कुछ खास नहीं है, तुम बातें जारी रखो। तभी डेरेक ने राहत महसूस की और वापस मुड़कर मुझसे बात करने लगा। इस स्टूडियो के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। शुरुआत में मैं घर पर देर रात तक जागकर वीडियो एडिट करता था। मैंने लगभग आधे साल तक कड़ी मेहनत की। मैंने सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि डेरेक ने वाकई आंख मूंदकर ये काम शुरू नहीं किया था। उसने काफी लंबे समय तक तैयारी की थी। घर पर रहते हुए ही उसने तैयारी शुरू कर दी थी। चिंता मत करो, ओ पागल कमीने। मुझे लगता है कि तुम इस बार जरूर सफल होगे। वैसे ये विक्टर वांग कौन है? ओह, वो मेरा पार्टनर है एनिमेशन में ही। मैं रूबी और उससे एक एनिमे कन्वेंशन में मिला था। हम तुरंत एक दूसरे के साथ घुल मिल गए, तो एक मेरी गर्लफ्रेंड बन गई और एक पार्टनर। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैंने रूबी की ओर देखा। इस समय उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, मानो उसने कुछ सुना ही न हो। मेरे मन में कुछ विचार आए। डेरेक का पार्टनर आधी रात को फोन क्यों कर रहा था? उसे फोन न करके रूबी को फोन कर रहा था। लेकिन ये ऐसी चीज नहीं थी जिसे मैं उठा सकता था। चाहे डेरेक और मैं कितने भी करीब क्यों न हो, मैं इन मामलों में दखल नहीं दे सकता था। डेरेक बेखबर था। उसने कई चीजों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं 2 जिंदगियां जी चुका होने के कारण अलग था। मुझे धुंधला सा एहसास हुआ कि इस रूबी के साथ शायद कुछ मसले थे। हम तीनों होटल वापस आ गए। मुझे और भी आश्चर्य तब हुआ जब उन्होंने वास्तव में 2 अलग अलग कमरे लिए। डेरेक ने मेरी थोड़ी अजीब नजर देखी और उसका चेहरा लाल हो गया।
रूबी, वो पारंपरिक ट्रेडिशनल ख्यालों की है। हमारी अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मैं समझता हूं। मैंने डेरेक को हमदर्दी भरी नजर से देखा, फिर पूछना जारी रखा, तुम उसके साथ कब से हो? डेरेक ने सिर्फ एक पल के लिए सोचा, लगभग 1.5 साल। रूबी एक अच्छी लड़की है। इस बार स्टूडियो खोलने के लिए बाहर जाने में उसने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। उसी ने मुझे बाहर निकलने का दृढ़ संकल्प दिया। ठीक है, एक उचित पारंपरिक अच्छी लड़की। मैंने डेरेक का कंधा थपथपाया। ओ पागल कमीने, भविष्य में चीजों के बारे में थोड़ा और चौकन्ने रहना। हम तीनों ऊपर चले गए। डेरेक मेरे कमरे में पीने के लिए भी नहीं आया। सब अपने अपने कमरे में चले गए। अगले दिन मैंने अपनी जॉगिंग अभी खत्म ही की थी और डेरेक को साथ नाश्ता करने के लिए फोन करने ही वाला था, तभी मैंने देखा कि वे पहले ही पैक कर चुके थे और अपने कमरे से बाहर आ रहे थे। ओल्ड रिवर्स, स्टूडियो में कुछ काम आ गया है, मुझे वापस भागना होगा। इतनी जल्दी? मैं थोड़ा हैरान था। कल सब ठीक था, आज क्या हो गया? डेरेक के परेशान चेहरे को देखकर लग रहा था कि ये कोई छोटा मामला नहीं था। एक बार जब मैं इसे संभाल लूं तो अगली बार मैं सीधे तुम्हारे यहां आऊंगा और साथ ही भाभी के हाथ का खाना भी चखूंगा। मैं और नहीं बोलूंगा, मुझे अब जाना होगा, डेरेक ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ देता हूं। हम तीनों जल्दी से होटल से बाहर निकले। खुशकिस्मती से हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा और एक टैक्सी आ गई। डेरेक अंदर बैठा और मेरी ओर हाथ हिलाया। ओल्ड रिवर्स, अब निकलो, फिर मिलेंगे। हाँ, और ओ पागल कमीने, अगर कोई बड़ी समस्या हो तो मुझे जरूर बताना। डेरेक ने सिर हिलाया। कार धीरे धीरे मेरी नजरों से ओझल हो गई। मैंने एक आह भरी। मुझे उम्मीद है कि उस पागल कमीने के लिए सब कुछ ठीक रहेगा। सुबह के 9 बजे मुझे एंजेला का फोन आया। आपका गाना हारमनी रिकॉर्ड्स द्वारा चुन लिया गया है। एंजेला की आवाज बहुत भावुक थी। वो होटल के नीचे से मुझे कॉल कर रही थी। हारमनी रिकॉर्ड्स एक एमवी शूट करने की तैयारी कर रहा था और उन्हें गीतकार और संगीतकार की जरूरत थी कि वे मौके पर आकर निगरानी सुपरवाइज करें। उन्होंने इसे निगरानी करना कहा, लेकिन असल में ये इनपुट देना था। आखिरकार गाना मैंने बनाया था। मैं बेहतर समझता था कि इस एमवी को कैसे शूट किया जाना चाहिए और गाने को कैसे गाया जाना चाहिए। ये हारमनी रिकॉर्ड्स था, जो सीधे नेशनल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क के तहत एक डिवीजन था। मैंने नीचे जाने से पहले खुद को थोड़ा व्यवस्थित किया। एंजेला ने मुझे देखा और अपनी जुल्फें संवारी। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठीं। पहले ध्यान नहीं दिया, जब तुम थोड़ा तैयार होते हो तो वाकई एक कलाकार पार्ट लगते हो। मैंने अपनी नाक को छुआ और अनजाने में एंजेला की नजर को नजरअंदाज कर दिया। चलो चलें, देर हो रही है। जल्दी खत्म करेंगे और जल्दी निकलेंगे। हम अभी भी लंच के लिए समय पर पहुंच सकते हैं। बिना किसी और शब्द के मैं पिछली सीट पर बैठ गया। एंजेला की आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या पैसेंजर सीट मेरे लिए बहुत छोटी थी? हम दोनों कार में बैठ गए। एंजेला गाड़ी चलाते हुए हारमनी रिकॉर्ड्स के बारे में बात कर रही थी। एमवी शूट करने वाले डायरेक्टर का फोन आया था। वो तुम्हारी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। ओह, क्या तुम्हारे पास एमवी और लीड सिंगर के बारे में कोई विचार हैं? वहां जाकर चीजें बिगाड़ मत देना। एंजेला साफ तौर पर काफी चिंतित थी। मैं युवा था और पहले ऐसी स्थितियों से नहीं गुजरा था। उसे डर था कि कहीं मैं घबरा न जाऊं, इसलिए उसने पहले ही कुछ बातें बता दी। चिंता मत करो, मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं बिल्कुल भी तनाव में नहीं दिख रहा था। इसके विपरीत एंजेला मुझसे भी ज्यादा नर्वस लग रही थी। सुबह 10:40 बजे हम दोनों मुख्यालय पहुंचे। तुरंत लोगों का एक समूह हमारा स्वागत करने आया। उनका नेतृत्व सफेद बालों वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति कर रहे थे। ग्रैंडपा लिन, आप खुद नीचे क्यों आए? अगर मेरे डैड को पता चला तो वो मुझे डांट डांट कर अधमरा कर देंगे। एंजेला जल्दी से आगे बढ़ी, बूढ़े आदमी का हाथ थाम लिया और लाड़ दिखाने लगी। ये देखकर मैं चौंक गया। एक प्रोफेशनल महिला का इस तरह लाड़ करना, इसे तो देवता भी नहीं झेल सकते। निश्चित रूप से उनका नेतृत्व करने वाले बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुरा उठे। उनकी आंखों में बहुत प्यार था। नन्ही अंजी, ये नाटक बंद करो। तुम्हारे डैड की तुम्हें डांटने की हिम्मत। अगर तुम उन्हें न पीटो तो वो भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। हा, ग्रैंडपा लिन। वो प्रोफेशनल महिला पहली बार शर्म से लाल हो गई। ठीक है, चलो काम की बात करते हैं। यह युवा मित्र रिवर्स है, सही ना? वाकई वीरता जवानी से ही उभरती है। हीरोज इमर्ज फ्रॉम यूथ। पहली नजर में ही असाधारण प्रतिभा। नमस्ते सर, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मैं जेम्स रिवर्स हूं। मैंने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाकर बुजुर्ग व्यक्ति का अभिवादन किया। बहुत अच्छे, प्रतिभाशाली और विनम्र। इस गाने को लिखने वाले के लिए बिल्कुल उपयुक्त। मैं इस एमवी का प्रभारी डायरेक्टर हूं, रॉबर्ट लिन। अगर तुम्हें बुरा न लगे तो मुझे नन्ही अंजी की तरह ग्रैंडपा लिन ही बुलाओ। ये देखकर कि मैं विनम्र और अहंकार से दूर और सम्मान या अपमान के सामने शांत रॉबर्ट लिन अब और भी खुश थे।
मैं बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन्होंने कल्पना की थी, दिल में बड़े अरमान, प्रतिभाशाली लेकिन फिर भी कृतज्ञ। आजकल ऐसे युवा कम ही मिलते हैं। ग्रैंडपा लिन, फिर मैं भी औपचारिकता नहीं बरतूंगा। रॉबर्ट लिन ने मुझे रिकॉर्डिंग रूम में खींच लिया। युवा रिवर्स, मैंने नन्ही अंजी से सुना है कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। क्या तुम हमारे लिए इसे एक बार गा सकते हो? जब से हमें ये गाना मिला है, हमने इसे परफॉर्म करते हुए नहीं सुना है। हमने अभी तक मुख्य गायक, लीड सिंगर भी तय नहीं किया है। मैंने सहमति में सिर हिलाया। युवा रिवर्स, बिना संगीत के, एक अपेला या पियानो के साथ, इस गाने को बस पियानो की संगत की जरूरत है। ठीक है, बजाओ। चलिए आधिकारिक तौर पर शुरू करते हैं। रॉबर्ट लिन अब काफी गंभीर हो गए थे। उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग रूम में अकेला छोड़ दिया और बाकी सबको बाहर ले गए। जब स्टाफ ने माइक्रोफोन चालू किया तो अधेड़ उम्र के लोगों का एक समूह घबराहट में इंतजार कर रहा था, मुझे रिकॉर्डिंग रूम में बैठते और अपनी भावनाओं को स्थिर करते हुए देख रहा था। जब मैं काम के मूड में आता था तो मैं बहुत गंभीर होता था। रॉबर्ट लिन ने इस पर मजीद सिर हिलाया। ये एक सच्चा संगीतकार था। जब कोई संगीतकार गाता है तो उसे पहले गाने में भावनाएं भरनी चाहिए, न कि केवल जोर जोर से गाना। अंदर मैंने पियानो बजाना शुरू किया। जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी की धुन गूंज उठी। बाहर हर किसी ने तुरंत अपनी सांसें रोक लीं। रॉबर्ट लिन ने अभी केवल एक लाइन सुनी थी जब उनकी आंखें अचानक फैल गईं। बिल्कुल सही, यही वो छवि थी जिसे वो अपने दिल में व्यक्त करना चाहते थे। जब उन्होंने ये गाना देखा था तभी वो जान गए थे। अब इसे परफॉर्म करते हुए सुनना और भी मार्मिक था। जहां तक एंजेला की बात है, भले ही वो दूसरी बार मुझे ये गाना गाते हुए सुन रही थी, फिर भी वो अपनी आंखें चमकने से नहीं रोक सकी और अंदर मुझे एकटक देखती रही। ऐसा आदमी वाकई बहुत आकर्षक था। मैं इस सब से पूरी तरह बेखबर था और गाने में डूबा हुआ था। गाना धीरे धीरे अपने अंत तक पहुंचा। अब तक रॉबर्ट लिन की आंखें थोड़ी लाल हो गई थीं। वो एक सैनिक रह चुके थे। वो उन बोलों के अर्थ को और भी गहराई से महसूस कर सकते थे। अक्सर वे लोग जो पर्दे के पीछे छिपे रहते हैं, गुमनाम रहते हैं, सबसे साधारण लोग ही सबसे महान होते हैं, जो युवा पीढ़ी के सबसे ज्यादा सम्मान के हकदार होते हैं। लेकिन मूर्ति पूजा, आइडल्स करने वाले कितने लोग उन्हें याद करते हैं? सिर्फ रॉबर्ट लिन ही नहीं, बाहर मौजूद हर कोई गहराई से प्रभावित था। इस समय वे भी मेरी तरह उसी स्थिति में पहुंच गए थे। एक अच्छा गाना वाकई हर किसी को छू सकता है। गाना खत्म हुआ। मैंने रिकॉर्डिंग रूम से बाहर निकलने से पहले एक गहरी सांस ली। अगले ही पल हर कोई मेरे लिए तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सका। रॉबर्ट लिन भावुक होकर आगे बढ़े और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उनकी नजरें जोश से भरी थीं। युवा रिवर्स, बिल्कुल यही एहसास है। मुझे नहीं लगता कि हमें अब मुख्य गायक बदलने की जरूरत है। तुम्हें ही इसे गाना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये गाना इंटरनेट पर साधारण नायकों, ऑर्डिनरी हीरोज के प्रति ध्यान का एक तूफान पैदा कर देगा। हम यही असर देखना चाहते हैं। बुजुर्ग की तारीफ सुनकर मुझ जैसा व्यक्ति भी, जिसने बहुत कुछ देखा था, थोड़ा शर्मा गया। लेकिन मैंने फिर भी सिर हिला दिया। ग्रैंडपा लिन, मैं लीड सिंगर नहीं बनूंगा। मेरे पास एक बेहतर विचार है। क्या आप इसे सुनना चाहेंगे? रॉबर्ट लिन ने भौहें सिकोड़ी। क्या गीतकार और संगीतकार से बेहतर कोई लीड सिंगर हो सकता था? अच्छे गायक बहुत हैं, लेकिन मेरा मानना है कि इस गाने के अर्थ को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। यह देखकर कि रॉबर्ट लिन स्पष्ट रूप से थोड़े अनिच्छुक थे, मैंने इसे अब और गुप्त नहीं रखा और जल्दी से अपना विचार साझा किया। बात ऐसी है ग्रैंडपा लिन, मुझे लगता है कि ये गाना बच्चों के गाने के लिए ज्यादा उपयुक्त है। एक तरफ बच्चों की आवाजें ज्यादा साफ होती हैं, दूसरी तरफ जब हमारे देश के भविष्य फूल इन गुमनाम नायकों की प्रशंसा करेंगे तो ये लोगों के दिलों में और भी गहराई से गूंजेगा। मेरी व्याख्या सुनकर रॉबर्ट लिन अपनी आंखें बड़ी करने से खुद को नहीं रोक सके। क्या यह व्यक्ति प्रतिभाशाली था? सही बात थी। उन्होंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा था? बच्चों में स्वाभाविक रूप से एक प्यारा गुण होता है। उनसे गवाना और साथ में उनके द्वारा शूट किए गए फुटेज का होना निश्चित रूप से लोगों के दिलों को छू लेगा। युवा रिवर्स, तुम वाकई एक दुर्लभ प्रतिभा हो। क्या तुम हार्मनी रिकॉर्ड्स में काम करना चाहते हो? चिंता मत करो, हार्मनी रिकॉर्ड्स में तुम्हारी प्रतिभा निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। रॉबर्ट लिन की प्रतिभा के प्रति प्रेम जाग उठा था। वो मुझे अपने साथ लाना चाहते थे। ऐसी प्रतिभा को बाहर छोड़ना बहुत बड़ी बर्बादी थी। नहीं 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 ग्रैंडपा लिन, मैं बस एक सॉल्टेड फिश हूं। इस समय आपकी मदद कर पाना ही मुझे बहुत संतुष्ट करता है। मैं मना करने के लिए सिर हिलाता रहा। क्या वो मजाक कर रहे थे? मैं अपनी औकात जानता था। मैं तो केवल दिग्गजों के कंधों पर खड़ा होकर राय दे रहा था। आखिरकार मेरे पिछले जीवन में जिस संस्करण वर्जन ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, वो बच्चों के गायक मंडल क्वायर द्वारा गाया गया यही गाना था। रॉबर्ट लिन मजबूर थे, लेकिन उन्होंने दबाव नहीं डाला। वैसे भी वो व्यक्ति यहां था और भाग नहीं सकता था। वो बाद में अवसर तलाश सकते थे। ठीक है, लोगों की अपनी अपनी आकांक्षाएं होती हैं।
तो युवा रिवर्स, तुम्हें इस बार बहुत योगदान देना होगा। भविष्य में सहयोग के अवसरों पर बाद में चर्चा की जा सकती है। मेरे पीछे आओ। पहले आइए हमारे फुटेज देखें कि क्या इन सामग्रियों मटेरियल्स के बारे में तुम्हारी कोई राय है। रॉबर्ट लिन ने मेरी ओर इशारा किया और मुझे दूसरे ऑफिस में ले गए। ये एडिटिंग रूम था। यहाँ सभी सामग्रियां चयन की कई परतों से गुजरती थीं, फिर इस एमवी में एडिट की जाती थीं। कमरे में दाखिल होने के बाद वे अधेड़ उम्र के लोग भी उत्सुकता से चीजों का परिचय देने लगे। मैंने अपने सामने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर देखा। उस पर विभिन्न शॉट दिखाई दे रहे थे। हर एक में गुमनाम नायक चुपचाप खुद को समर्पित कर रहे थे। मैं हैरान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना सारा फुटेज होगा। इसके अलावा इनमें से कई शॉट्स अंततः काट दिए जाएंगे। इससे मुझे थोड़ा दुख हुआ। मेरी नजरों में इन सामग्रियों में मौजूद हर व्यक्ति सम्मान का हकदार था और हर किसी द्वारा जाना जाना चाहिए था। रॉबर्ट लिन मेरे विचारों को समझ गए थे। उन्होंने मेरा कंधा थपथपाया। युवा रिवर्स, दुखी मत हो, ये उनकी जिम्मेदारी है। ये प्रमोशनल वीडियो लोगों को हर एक व्यक्ति को याद नहीं दिला सकता। वे लोगों के एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब तक हर कोई इस समूह के प्रति कृतज्ञ रह सकता है, चुपचाप याद रख सकता है कि इस समाज में ऐसे प्यारे लोग हैं, उतना ही काफी है। वास्तव में उन्हें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये गाना जस्ट वॉन्ट टू बी ऑर्डिनरी न केवल आज के अधिकांश युवाओं की पसंद एस्थेटिक्स के अनुरूप है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। हम जैसे बूढ़े लोग युवाओं के लिए इस तरह का गाना नहीं बना सकते थे, लेकिन हमें डर था कि लोग उन्हें भूल जाएंगे। इसलिए हमने गीतों की रचना, सॉन्ग कॉम्पोजिशंस के लिए आह्वान करने के बारे में सोचा। रॉबर्ट लिन ने भावुक होकर आह भरी, फिर मेरी ओर देखकर मुस्कुराए। सौभाग्य से तुमने वही बनाया जो हम चाहते थे, जिससे मैं आज की युवा पीढ़ी के जुनूनी दिल को देख सका। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। मैंने ग्रैंडपा लिन की ओर देखा, फिर स्क्रीन पर लगातार आ रहे उन लोगों को देखा। मैं वास्तव में उनसे प्रभावित था। चाहे कोई भी दुनिया हो, हमेशा ऐसे प्यारे लोगों का एक समूह होता है। ग्रैंडपा लिन, इन सामग्रियों मटेरियल्स के बारे में मेरी कोई राय नहीं है। जहां तक वीडियो बनाने की बात है, मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ नहीं हूं। इसे पूरा करने के लिए अभी भी आपकी और सबकी जरूरत है। सच कहूं तो अब मैं पूरा वीडियो देखने के लिए उत्सुक हूं, मैंने बहुत ईमानदारी से कहा। मेरा मानना था कि इन लोगों के हाथों से जो पूरा वीडियो तैयार होगा, वो निश्चित रूप से मूल वीडियो से भी ज्यादा दिलों को छुएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हम इसे निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके बनाएंगे। जुलाई के अंत तक जब वो समय आएगा, तो ये लहर निश्चित रूप से अमेरिका के हर कोने में बहेगी। मेरी बात सुनकर रॉबर्ट लिन ने खुशी खुशी सिर हिलाया। ओ, सही कहा। मैंने नन्ही अंजी से सुना है कि तुम्हारा टिकटॉक अकाउंट भी है, करोड़ों फॉलोअर्स हैं, और तुम पहले ही 2 गाने रिलीज कर चुके हो। जब ये प्रमोशनल वीडियो रिलीज होगा, तो हम तुम्हारे टिकटॉक अकाउंट के साथ सहयोग, कोलैबोरेट करेंगे। आखिरकार तुम भी इस वीडियो के पीछे एक मुख्य ताकत हो। मैं ठिठक गया। मैं भी इसमें शामिल था। मैंने सोचा था कि मेरा नाम केवल गीतकार और संगीतकार की सूची में होगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें टिकटॉक भी शामिल होगा। ये साफ तौर पर वो बुजुर्ग मेरी मदद कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए कि हार्मनी रिकॉर्ड्स द्वारा जारी किए गए वीडियो को व्यूज मिलते ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। उस समय केवल व्यूज से होने वाली आय ही मुझे अच्छी तरह पालने के लिए काफी होती। मैंने स्वाभाविक रूप से इसे मना नहीं किया। मेरे दिल में ग्रैंडपा लिन के प्रति कृतज्ञता और बढ़ गई। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, ग्रैंडपा लिन। मैंने रॉबर्ट लिन को धन्यवाद दिया। मेरी आवाज बहुत सच्ची थी। रॉबर्ट लिन ने अपना हाथ हिलाया, ये इशारा करते हुए कि ये वही है जिसके मैं हकदार था। जब मैं हार्मनी रिकॉर्ड्स की बिल्डिंग से बाहर निकला, तो दोपहर का 1 बजे बज चुका था। अब मेरा पूरा सिर भारी लग रहा था। एक बार जब वे लोग काम पर चर्चा करने लगे, तो हर कोई अविश्वसनीय रूप से उत्साहित हो गया। वे सच्चे काम के दीवाने, वर्काहॉलिक्स थे। इसके बाद एंजेला के लंच करने की जिद के कारण हम दोनों आखिरकार वहां से निकल पाए। रॉबर्ट लिन मूल रूप से चाहते थे कि मैं हार्मनी रिकॉर्ड्स के कैफेटेरिया में सबके साथ खाना खाऊं और दोपहर में भी चर्चा में शामिल रहूं। मैंने ये बहाना बनाया कि मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका है, ताकि मैं उस पेशेवर ज्ञान से बच सकूं। मैं वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति था जो कोई योगदान नहीं दे सकता था। वहां और रुकने की कोई जरूरत नहीं थी। हम दोनों साथ साथ हार्मनी रिकॉर्ड से बाहर निकले। जब हम आए थे तब मौसम अच्छा था। अब रिमझिम बारिश हो रही थी। जेम्स रिवर्स, क्या तुम्हें मुझे ट्रीट नहीं देनी चाहिए? हार्मनी रिकॉर्ड्स के साथ सहयोग, तुम तो अब अमीर होने वाले हो। हम हल्की बारिश के बीच कार की ओर चल पड़े। एंजेला आज मजाकिया मूड में थी और मुझे चिढ़ाने के लिए जीभ निकाल रही थी। ये प्रोफेशनल महिला दिन ब दिन कम प्रोफेशनल होती जा रही थी। मैंने अपनी भौहें चढ़ाईं। तुम एक अमीर परिवार से हो और मुझ जैसे आम आदमी से मुफ्तखोरी, मूच ऑफ करना चाहती हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, कंजूस कहीं की?
एंजेला ने मुझे एक नजर देखा और अपनी गति तेज कर दी। वो गुस्से में कार में बैठ गई। मैं मुस्कुराया और जल्दी से उसके पीछे लपका। मैं इस प्रोफेशनल महिला को जितना ज्यादा जान रहा था, उतना ही मुझे महसूस हो रहा था कि उसका व्यक्तित्व वास्तव में काफी अच्छा है। अंत में मैं इस दावत मील से बच नहीं सका। एंजेला ने खुशी खुशी एक बड़ी दावत उड़ाई। खाने के बाद एंजेला मुझे स्टारलाइट एंटरटेनमेंट ले गई। इस बार मैं यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेने आया था, सेरेना के लिए कॉन्ट्रैक्ट, जो मेरा मूल लक्ष्य था। हम दोनों लिफ्ट में सवार हुए। किसी कारण से मुझे अचानक लगा कि एंजेला बहुत खुश नहीं दिख रही थी। वो पूरी तरह से सुस्त, लिस्टलेस लग रही थी। उसने अभी अभी एक शानदार भोजन का आनंद लिया था। फिर भी मुझे समझ नहीं आया। महिलाओं का मन समझना बहुत मुश्किल था, जैसे मौसम पल भर में बदल जाता है। लिफ्ट से बाहर निकलकर सीधे डेविड यांग के ऑफिस की ओर बढ़ते हुए वो ऑफिस में कुछ समय से इंतजार कर रहे थे। कॉन्ट्रैक्ट पहले से ही तैयार था और डेस्क पे रखा हुआ था। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी जब उन्होंने मुझे दरवाजा खोलकर अंदर आते देखा। युवा मित्र रिवर्स, सफल सहयोग की शुभकामनाएं। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट, इसे देख लो और बताओ अगर कुछ जोड़ना हो। मैंने सिर हिलाया और तुरंत डेस्क के सामने बैठकर कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करने लगा। कॉन्ट्रैक्ट बहुत प्रोफेशनल था। एक दस्तावेज, 3 प्रतियां। सेरेना के साइन करते ही ये प्रभावी हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट की सामग्री वही थी जिस पर पहले चर्चा हुई थी। स्टारलाइट एंटरटेनमेंट सेरेना को टॉप टियर रिसोर्सेज और अधिकतम स्वतंत्रता देगा। सीधे शब्दों में कहें तो सेरेना जो चाहे कर सकती थी। कोई उसे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। मैं भी यही देखना चाहता था। कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 2 साल थी। उसके बाद रिन्यू करना है या नहीं, यह पूरी तरह से सेरेना पर निर्भर था। पूरे कॉन्ट्रैक्ट की समीक्षा करने के बाद मैंने उसे रख लिया और डेविड यांग से हाथ मिलाने के लिए खड़ा हो गया। शुक्रिया चेयरमैन यांग, सफल सहयोग की कामना करता हूं। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए उनके प्रति मेरी धारणा काफी सुधर गई थी। अरे, इसकी जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी प्रतिभा देखता हूं और तुम हमारी कंपनी के संसाधन, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। साथ ही तुमने हमारी कंपनी के लिए गाने लिखने का वादा किया है। मैं उसके लिए अलग से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा। मुझे युवा मित्र रिवर्स के चरित्र पर भरोसा है। डेविड यांग भी खड़े हुए और बात करते हुए मुझसे हाथ मिलाया। मैंने स्वाभाविक रूप से मना नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर दी। निश्चिंत रहें, लेकिन मैं ये बात पहले ही साफ कर दूं, मैं केवल टाइटल ट्रैक ही लिखूंगा। इसके अलावा मैं किसके लिए लिखूंगा, ये पूरी तरह से मेरा फैसला होगा। किसी भी ऐरे गैरे को मेरे पास गाने लिखवाने के लिए मत भेजिएगा। डेविड यांग की मेरे प्रति धारणा और बेहतर होती गई। बस जब उन्होंने अपने पास खड़ी अपनी बेटी की ओर देखा तो उन्होंने चुपचाप एक ठंडी आह भरी। कितनी अफसोस की बात है, इतनी कम उम्र और पहले से ही शादीशुदा। युवा मित्र रिवर्स की प्रतिभा के साथ जब तक हमारी कंपनी का कोई टॉप टियर सिंगर ना हो, भला किसे गाने की जरूरत होगी। वैसे भी मैं आपको आमंत्रित करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार मैं जानता हूं कि भविष्य में आपकी प्रतिष्ठा के साथ आप जो कुछ भी लिखेंगे वो निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट कृति, मास्टरपीस होगी। साधारण लोगों के पास वो योग्यता नहीं होती। दोनों पक्षों के बीच खुशी खुशी सहयोग समझौता हो गया। इसी पल डेविड यांग ने अचानक विषय बदल दिया। अब जब तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट है तो तुम वापस जाने की योजना कब बना रहे हो युवा मित्र रिवर्स? मुझे समझ नहीं आया कि उनके पूछने का क्या मतलब था, लेकिन मैंने तुरंत जवाब दिया, मैं सामान पैक करके फ्लाइट बुक करने की योजना बना रहा हूं। मैं बस कुछ ही देर में निकल जाऊंगा। आखिरकार अब यहां मेरी जरूरत नहीं है। क्या चेयरमैन यांग के पास कोई और निर्देश है? नहीं, नहीं। तो मैं आपकी सुखद यात्रा की कामना करता हूं, डेविड यांग ने मुस्कुराते हुए जल्दी से कहा। बस मेरी आंखों में वो मुस्कान, वो इतने खुश क्यों लग रहे थे। ये सुनकर कि मैं जाने वाला हूं, मैंने ज्यादा सोचे बिना विदा लेने के लिए खड़ा हो गया। एंजेला ने मुझे होटल के प्रवेश द्वार तक छोड़ा, लेकिन वो ऊपर नहीं आई। जब से उसने स्टारलाइट एंटरटेनमेंट में कदम रखा था, वो नाखुश लग रही थी, पूरी तरह सुस्त। जेम्स रिवर्स, मैं तुम्हें एयरपोर्ट तक नहीं छोड़ूंगी। खुद चले जाओ, मुझे कुछ काम है। मैं पहले निकल रही हूं। मैं मुड़ा और हाथ हिलाया। हाँ, रास्ते में सावधानी बरतना। फिर मैं मुड़ा और होटल के अंदर चला गया। एंजेला ने मेरी पीठ देखी। उसे न जाने क्यों चिढ़ महसूस हो रही थी। उसने तेज एक्सेलरेटर दबाया और चली गई। आखिरकार घर जाने को मिल रहा है। मुझे अपनी नन्ही राजकुमारी की बहुत याद आ रही है। इस समय मेरे मन में यही विचार था। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया। वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं था, बस 2 जोड़ी कपड़े। फ्लाइट बुक करना, चेकआउट करना, टैक्सी पकड़ना, सब एक बार में हो गया। शाम के 6 बजे रिवरसाइड सिटी। मेरे हाथ उपहारों से भरे थे। जैसे ही मैंने उस जाने पहचाने पुराने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में कदम रखा, मेरे कदम अचानक हल्के हो गए। उस दरवाजे को धक्का देकर खोलते हुए, जिसे मैंने इतने समय से नहीं देखा था, मैंने एक गहरी सांस ली। लिविंग रूम शांत था। सेरेना और लिली घर पर नहीं लग रहे थे।
जिन लोगों को मैं तुरंत देखना चाहता था उन्हें न देख पाना थोड़ा निराशाजनक लगा। लेकिन अगले ही पल मास्टर बेडरूम का दरवाजा अचानक खुला। सेरेना अपनी उनींदी आंखों को मलते हुए बाहर निकली। वो नींद में लग रही थी। जैसे ही उसने मुझे देखा उसकी नींद पूरी तरह उड़ गई। इस समय उसने नूडल स्ट्रैप, स्पगेटी स्ट्रैप वाला नाइट गाउन पहना था। एक स्ट्रैप उसके कंधे से फिसलकर बाह पर आ गया था। नींद की वजह से उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके होंठ थोड़े खुले थे। वह वास्तव में जंगल की स्लीपिंग ब्यूटी जैसी लग रही थी। शाम की उस सुनहरी रोशनी में हम दोनों एक साथ ठिठक गए। हम बस इसी तरह चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर मेरा चेहरा धीरे धीरे चमक उठा और मेरे होठों पर मुस्कान खिल गई। मैं घर आ गया हूं। सेरेना का चेहरा धीरे धीरे गुलाबी हो गया। वो वहीं खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अंदर थोड़ा घबराहट महसूस हो रही थी, फिर भी मिठास का एक एहसास बढ़ रहा था। उसने अपना सिर झुकाया और धीरे से जवाब दिया। साथ ही वो अनजाने में उस स्ट्रैप को खींचना नहीं भूली जो उसकी बाह पर फिसल गया था, और उसे चुपके से वापस अपने कंधे पर टिका लिया। तुम वापस आ गए? ओह, सही कहा। ये तुम्हारे लिए है। वापसी के रास्ते में मैंने किसी को इन्हें बेचते हुए देखा। उनकी खुशबू अच्छी थी, इसलिए मैंने एक गुच्छा ले लिया। ये बहुत सुंदर हैं। सेरेना ने अपने होंठ भींचे। वो आगे बढ़ी और मेरे हाथों से लैवेंडर का गुलदस्ता धीरे से ले लिया। उसका चेहरा पहले से ही गुलाबी आभा से ढका हुआ था। ये पहला गुलदस्ता था जो मैंने उसे दिया था। लैवेंडर पश्चाताप और आशा का प्रतीक था। उसे ये बहुत पसंद आया। शुक्रिया। सेरेना ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और ऊपर देखा, सीधे मेरी आंखों में झांकते हुए। क्या तुमने खाना खाया? मैं अचानक मुस्कुराया। अभी नहीं। तुमने और लिली ने भी शायद नहीं खाया होगा, है ना? मैं डिनर बनाता हूं। जाओ उसे जगा दो। सेरेना ने मूल रूप से खुद खाना बनाने की योजना बनाई थी। मैं अभी बाहर से वापस आया था और निश्चित रूप से दिन भर का थका हुआ हूंगा, लेकिन मेरी आंखों में दृढ़ संकल्प देखकर और ये सोचकर कि मेरा बनाया खाना वाकई उसके खाने से बहुत बेहतर था, वो आखिरकार मान गई। मैं लिली को जगाती हूं। लिली बिस्तर पर अपनी पीठ के बल लेटी थी, गहरी नींद में। सेरेना ने उसे सावधानी से उठाया। छोटी बच्ची ने तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जब तक सेरेना उसे मेरे सामने लेकर नहीं आई। उसके गाल चूमे और कान में फुसफुसाया, लिली उठो, डैडी घर आ गए हैं। लिली अचानक हिली, नींद में इधर उधर देखने लगी। फिर छोटी बच्ची की आंखें अचानक चमक उठीं। डैडी, डैडी, लिली को पकड़ो। लिली ने डैडी को बहुत याद किया। छोटी बच्ची कोआला की तरह थी। जब मैंने उसे उठाया तो उसने अपनी बाहें मेरी गर्दन के चारों ओर लपेट लीं और मुझे छोड़ने को तैयार नहीं थी। यहां तक कि जब मैं खाना बनाने के लिए किचन में गया तब भी उसने उतरने से मना कर दिया। अंत में सेरेना ही थी जिसने मुंह बनाया। नए खरीदे गए खिलौनों का लालच देने के बाद ही छोटी बच्ची आखिरकार मुझसे अलग हुई। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद डिनर मेज पर था। पूरा परिवार खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। खाने के बाद मैंने लिली के साथ पहेलियां, पजल्स खेलीं। मैंने जानबूझकर इस अवसर का उपयोग घर की चीजों के बारे में पूछने के लिए किया। छोटी बच्ची ने वो सब कुछ बता दिया जो वो जानती थी, खासकर जब बात सेरेना की आई। छोटी बच्ची ने पूरी तरह से अपनी माँ की पोल खोल दी। मम्मी भी डैडी के बारे में बहुत सोचती हैं। लिली ने मम्मी को हमेशा डैडी के गाने वाले वीडियो देखते हुए चुपके से मुस्कुराते देखा है। चुपके से अपना मुंह ढककर मुस्कुराते हुए। मैंने वास्तव में ये जानबूझकर नहीं पूछा था। समस्या ये थी कि लिली बहुत जोर से बोल रही थी और उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि सेरेना किचन से बाहर आ चुकी थी। इस समय सेरेना का सुंदर चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल था। उसकी आंखें भावनाओं से भरी थीं। जैसे ही उसने उस नन्ही गद्दार की ओर देखा जिसने डैडी की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी मां को ही बेच दिया था, लिली ने देखा कि डैडी ने अचानक बात करना बंद कर दिया है। उसने भ्रम में ऊपर देखा और अपनी मां का लाल चेहरा देखा। आह! वो चिल्लाई और मेरी बाहों में छिप गई, बड़बड़ाते हुए, नहीं देख सकती मम्मी, नहीं देख सकती। सेरेना अपनी हंसी नहीं रोक सकी और सफाई देने लगी। लिली की बकवास मत सुनो। मैंने नहीं किया, आपने किया। मम्मी झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलना बुरी बात है। लिली ने अपना चेहरा मेरी छाती में छिपा लिया और बड़बड़ाई। सेरेना को लगा जैसे वो अपना आपा खोने वाली है। मैंने तुरंत आत्मसमर्पण में दोनों हाथ ऊपर कर दिए, उस छोटी बच्ची को पूरी तरह उजागर करते हुए। नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। जो समय को पहचानते हैं वही बुद्धिमान होते हैं। हालांकि लिली को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। सेरेना ने उसे तुरंत झपट लिया और उसके सिर के बाल बिगाड़ दिए। छोटी बच्ची ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डैडी पलटकर उसे मम्मी के हाथों बेच देंगे। मैंने अपनी नजरें अपनी नाक पर टिका लीं। सेरेना को खुश करने के लिए, इस परिवार की खुशहाली के लिए मुझे अपनी नन्ही राजकुमारी को थोड़ा कष्ट सहने देना ही था। पूरा परिवार थोड़ी देर तक खेलता कूदता रहा। अंत में लिली ने खुद को अन्यायी महसूस करते हुए सब कुछ अकेले ही सहा।
मैंने उसके छोटे से सिर को सहलाया और फिर खड़ा होकर अपने सूटकेस से एक पेपर फोल्डर निकाला और सेरेना के सामने रख दिया। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हुआ। इसे देखो, ये स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सेरेना ने अपना सिर झुकाया और फोल्डर लेकर उसे खोला। अंदर के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान से देखने लगी। जब वो अंत तक पहुंची तो उसके हाथ थोड़े कांपने लगे थे। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट था जिसके बारे में वो सपने में भी सोचने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। टॉप टियर ट्रीटमेंट और पूरी आजादी। अगर उसने इंडस्ट्री नहीं छोड़ी होती और गाना जारी रखा होता तब भी उसे अब तक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पाता। सेरेना नहीं जानती थी कि मैंने महज कुछ ही दिनों में क्या किया था, मैं किन चीजों से गुजरा था और दूसरों के लिए नामुमकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ दांव पर लगाया था। सेरेना ने नजरें उठाईं और मुझे निहारने लगी। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे। वो अपने होंठ भींचे हुए बस इसी तरह मेरा सामना कर रही थी। मेरे चेहरे पर अभी भी वही सौम्य मुस्कान थी, जैसे सब कुछ बादलों और हवा की तरह हल्का हो। काफी देर बाद सेरेना आखिरकार धीरे से बोली, जेम्स, सच तो ये है कि मेरा गाना जरूरी नहीं है। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन बिना किसी झिझक के बहुत दृढ़। मैं उलझन में थोड़ा ठहर गया। वो साफ तौर पर गाने से प्यार करती थी। वो गाना चाहती थी। तो अब उसके कहने का क्या मतलब था? ये थोड़ा हैरान करने वाला था। मुझे समझ नहीं आया कि ये महिला क्या सोच रही है। तुम तो हमेशा से गाना चाहती थी, अब जब तुम्हें मौका मिला है तो तुम पीछे क्यों हट रही हो? मेरा लहजा थोड़ा भारी हो गया। यहां आने के बाद ये पहली बार था जब मैंने उससे इस तरह बात की थी। 2 जन्मों तक कुंवारा रहने वाले व्यक्ति के रूप में मैं स्वाभाविक रूप से सेरेना के दिल की इस उथल पुथल को नहीं समझ पा रहा था। उसे अचानक महसूस हुआ कि इस तरह जीना भी ठीक है। अगर वो सच में गाने चली गई तो उसे डर था कि बाद में चीजें बदल जाएंगी। डर था कि जिंदगी अब ऐसी नहीं रहेगी। सेरेना ने फिर से अपने होंठ भींचे, सीधे मेरी ओर देखा और उसकी आंखों से एक एक करके आंसू टपकने लगे। कुछ क्षण बाद वो आखिरकार फुसफुसाई, मुझे डर लग रहा है, डर की बाद में कुछ बुरा बदलाव ना आ जाए। ये पहली बार था जब सेरेना ने अपने दिल का डर इतनी स्पष्टता से मुझे बताया था। मैं एक पल के लिए ठिठका, फिर अचानक मुस्कुरा उठा, एक बहुत ही गर्मजोशी भरी मुस्कान। सेरेना, तुम्हें क्या लगता है कि मैं कैसा इंसान हूं? मैं बहुत गंभीर हूं। बस शांत रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ नहीं बदलेगा। मैं घर पर रहूंगा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। आखिरकार मैं एक फुल टाइम घर पर रहने वाला डैडी बनने के लिए पहले ही तैयार हूं। सेरेना ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा कहूंगा और उसके आंसू पोंछने के लिए सीधे अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा। बहुत समय हो गया था जब किसी ने उसके साथ इतनी आत्मीयता दिखाई थी। सेरेना ने तुरंत शर्मिंदगी में अपना सिर झुका लिया। मैंने सोचा था कि वो अभी भी उन फालतू चीजों के बारे में चिंतित है। अब मुझे समझ आया। मैं जानता था कि सेरेना शायद बदलाव से डर रही थी। आखिरकार जो लोग बहुत लंबे समय तक घर पर रहते हैं और बाहर नहीं निकलते, उनकी मानसिकता ऐसी हो ही जाती है।